नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हमारे पास एक अरे बाप रे ऐसी खबर है जो पूरी दुनिया को मुड़कर देखने पर मजबूर कर देगी। ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश पर आक्रमण करने की सीधी धमकी दी है। कौन सा देश? अमेरिका का हमेशा का दुश्मन ईरान, चीन, रूस? इस बार टारगेट है अफ्रीका का नाइजीरिया। एक मिनट, नाइजीरिया पर आक्रमण क्यों? आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? ऑयल यानी तेल। अमेरिका जहां भी कदम रखता है वहां एक तेल का कुआं होना ही चाहिए, यही हिसाब है ना। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्रंप इस बार तेल के लिए धमकी नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका की शेवरॉन जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही नाइजीरिया में आराम से तेल निकाल रही हैं और अमेरिका भेज रही हैं। उस मामले में नो प्रॉब्लम। तो फिर अगर तेल के लिए नहीं तो और किस लिए? ट्रंप ने जो कारण दिया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ट्रंप कह रहे हैं, मैंने नाइजीरिया पर आक्रमण करने के लिए पेंटागन को आदेश दिया है क्योंकि मुझे वहां के ईसाइयों की रक्षा करनी है। क्या कह रहे हैं? ईसाइयों को बचाने के लिए एक देश पर आक्रमण? ट्रंप ने खुद को पूरी दुनिया के ईसाइयों का नया मसीहा घोषित कर दिया है। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारी ग्रेट क्रिश्चियन आबादी मुश्किल में है तो हम उन्हें बचाने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं। लेकिन क्या ये असली कारण है? ट्रंप को अचानक नाइजीरिया के ईसाइयों पर इतना प्यार क्यों आ गया? इसके पीछे का असली खेल ही कुछ और है। पहले ये समझते हैं कि ट्रंप ने ये बात क्यों कही। क्या नाइजीरिया में वाकई कोई समस्या है? जी हाँ, है। नाइजीरिया एक तरह से बटा हुआ देश है। इसके उत्तरी हिस्से में बहुसंख्यक मुस्लिम हैं और दक्षिणी हिस्से में बहुसंख्यक ईसाई हैं। समस्या उत्तर में है। वहाँ बोको हराम नाम का एक कुख्यात इस्लामिक आतंकी संगठन है। ये संगठन सालों से वहाँ के ईसाइयों पर, चर्चों पर हमले कर रहा है, गाँव को जला रहा है और हजारों लोगों को मार रहा है। ये सच है। ट्रंप का आरोप है कि नाइजीरिया की सरकार इन आतंकियों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो ईसाइयों के नरसंहार पर मौन सहमति दे रही है। इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार को आखिरी चेतावनी दी है, अपने देश के ईसाइयों की रक्षा करो वरना हमारी सेना गन्स ब्लेजिंग यानी गोलियों की बौछार करते हुए अंदर घुसेगी और सभी आतंकियों को खत्म कर देगी। सुनने में ये बहुत बड़ी हीरोइज्म लगती है ना? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखने वाला सच है। मैगा कहने वाले, जिन पर अफ्रीकी देशों को नीची नज़र से देखने का आरोप है, उन ट्रंप को अचानक अफ्रीकी लोगों पर इतनी इंसानियत क्यों आ गई? यही है असली राजनीति। दोस्तों, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव आ रहे हैं। अगर इन चुनावों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो ट्रंप एक लेम डक राष्ट्रपति बन जाएंगे, यानी वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जीतने के बाद ये दिखाने के लिए उनके पास कुछ खास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवाया, चीन को नहीं झुकाया। इसलिए ट्रंप अपना पुराना गेम प्ले कर रहे हैं। उनके मैगा समर्थक तो हैं ही, अब उनके साथ अमेरिका के एक और बड़े शक्तिशाली समूह यानी कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियन वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का ये प्लान है। देखो, दुनिया में अगर ईसाइयों पर खतरा आया तो मैं ही तुम्हें बचाने वाला हूँ। ये दिखाने के लिए वो इस नाइजीरिया कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना ही मेरा लक्ष्य है। तो ये नाइजीरिया के ईसाइयों के प्रति प्रेम से ज़्यादा अमेरिका में ईसाई वोटरों के लिए किया जा रहा एक बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, हमारे भारत पर। एक पल के लिए सोचिए, अमेरिका खुद को सेक्युलर देश कहता है। वहाँ के राष्ट्रपति मैं ईसाइयों के लिए दूसरे देश पर आक्रमण करूंगा ऐसा कहते भी हैं, तो भी वहाँ का मीडिया ये बुद्धिजीवी अरे अमेरिका का सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया ऐसा चिल्लाते नहीं हैं। लेकिन भारत में, हमारा पड़ोसी घर यानी हमारे बांग्लादेश में क्या हुआ? वहाँ के हिंदुओं का क्या हुआ? आज़ादी के समय जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। इसके मुताबिक वहाँ रहने वाले हिंदुओं और यहाँ रहने वाले मुसलमानों की रक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होगी, ऐसा वादा किया गया था। लेकिन हुआ क्या? 1971 के युद्ध से पहले से लेकर आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 25% से घटकर 8% हो गई है। उनके मंदिरों, घरों और त्योहारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद वहां डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आई है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस यूनुस सरकार के आने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार और भी बढ़ गए हैं। लेकिन भारत में अगर कोई कहता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो हमारे ही कुछ लोग अरे सेक्युलरिज्म खतरे में है, भारत एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है,
ऐसा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ट्रंप हजारों मील दूर नाइजीरिया के ईसाइयों के लिए बात करें तो वो सही है, लेकिन भारत अपनी ही सीमा से लगे, अपने ही इतिहास का हिस्सा रहे बांग्लादेश के उन हिंदुओं के बारे में बात करे जिन्हें रक्षा का वादा किया गया था, तो वो गलत। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमें सेक्युलरिज्म के नाम पर हम विश्वगुरु हैं, हम सॉफ्ट पावर हैं, ये सोचकर चुप बैठे रहे। उसका नतीजा क्या हुआ है पता है? हमने डॉक्टर यूनुस की सरकार को बड़ा डंडा यानी अपनी हार्ड पावर नहीं दिखाई, हमने उन्हें कड़ी चेतावनी नहीं दी, हम बातचीत से मामला सुलझाने का इंतजार करते रहे। हमारे चुप रहने के इस गैप में बांग्लादेश क्या बन गया है जानते हैं? वो अब पाकिस्तान और चीन का एक प्रॉक्सी स्टेट यानी कठपुतली राज्य बन गया है। रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की ISI ने अपना ऑफिस ढाका में खोल लिया है। और इन सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज अब आ रही है, सुनिए। बांग्लादेश ने चीन से SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल खरीदकर उसे भारत की सीमा पर तैनात कर दिया है। जी हाँ, डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, मैं रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। ये चीन का SY-400 है। ये एक आक्रामक मिसाइल है, यानी इसका इस्तेमाल दूसरे देश पर हमला करने के लिए होता है। इसकी रेंज कितनी है पता है? 280 किलोमीटर। अब आप ही सोचिए, बांग्लादेश इस 280 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से किसे मारेगा? अपने दूसरी तरफ म्यांमार को? नहीं। समंदर को? बिल्कुल नहीं। इस बैलिस्टिक मिसाइल का सिर्फ एक ही टारगेट है, भारत। इस 280 किलोमीटर की रेंज में भारत की कौन कौन सी अहम जगहें आती हैं पता है? 1. कोलकाता, हमारा एक प्रमुख महानगर। 2. गुवाहाटी, उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार। 3. हासीमारा एयरबेस, चीन सीमा पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस। और 4. सबसे महत्वपूर्ण, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक यानी मुर्गी की गर्दन, ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक छोटा सा जमीनी रास्ता है। यही एकमात्र रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। अगर कभी युद्ध होता है और बांग्लादेश इस SY-400 मिसाइल से हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करता है, तो पूरा उत्तर पूर्वी भारत हमसे कट जाएगा। जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, जिसे हमने आज़ादी दिलाई, वही आज चीन से मिसाइलें लाकर हमारी ही गर्दन काटने वाली जगह पर तैनात कर चुका है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम सॉफ्ट पावर के भ्रम में थे। हमने यूनिस सरकार को सही समय पर सही भाषा में चेतावनी नहीं दी। ट्रंप जो कर रहे हैं वो इलेक्शन स्टंट हो सकता है, लेकिन इसमें एक सबक है। दुनिया सॉफ्ट पावर का सम्मान करती है, ये सच है, लेकिन तभी जब आपके दूसरे हाथ में एक बड़ा डंडा तैयार हो। अमेरिका की सॉफ्ट पावर काम करती है क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री का डंडा तैयार है। भारत के पास भी वो डंडा है, ब्रह्मोस है, पिनाका है। हम इन SY-400 को मिनटों में उड़ा सकते हैं, लेकिन हमने वो डंडा दिखाया ही नहीं, जिसका नतीजा ये है कि हमारे अपने ही पड़ोस में हमारे लिए दुश्मन पैदा हो गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की ईसाइयों के लिए आक्रमण वाली पॉलिसी सही है या भारत की सबको बातचीत से जीत लेंगे वाली सॉफ्ट पॉलिसी सही है? बांग्लादेश की इस मिसाइल धमकी का भारत को अब कैसे जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।